इस ऑडियो विजुअल कंटेंट के अंदर हम साहित्य की एक कोई कृति है, पंच परमेश्वर, प्रेमचंद जी की कहानी है। हम देखेंगे कि इस रचना का प्रशासन के अंदर क्या उपयोगिता इसकी हो सकती है। कोई कह सकता है कि प्रशासन के अंदर तो वैसे ही थिंकर बहुत हैं। फ्रैंक गुडनाव हैं, हर्बर्ट साइमन हैं, एल्टन मियो हैं, डगलस हैं, क्रिस एर्गरिश हैं, मैकग्रेगर हैं, रेंसिस रिकर्ट हैं, बेनिन थे, रिक्स थे, फेयोल थे। ठीक है, सब हैं, लेकिन हिंदी साहित्य भी कोई कम नहीं है। हम इनका भी यूज़ जो है वो अपने आंसर राइटिंग के अंदर कर सकते हैं। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। आपने एक नाम सुना होगा, दार्शनिक हुए हैं, एजुकेशनल थिंकर भी थे, प्लेटो। कहा करते थे कि जीवन जो है वो झूठ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेटो ने ही ये बात कही है, हमारे यहाँ शंकराचार्य जी भी जगत मिथ्या कहते ही रहे हैं। प्लेटो मानते हैं कि जीवन झूठ है, और उस झूठ में झूठ को कैसे सर्जित किया जाए, ये काम साहित्य करता है, ये काम साहित्यकार करते हैं। इसलिए अक्सर वो कहा करते थे कि जब एक आदर्श राज्य के निर्माण की बात आए तो उसमें साहित्यकारों को राज्य से बाहर कर देना चाहिए। यही विडंबना है। हो सकता है प्लेटो का समय चूंकि बहुत पुराना समय था, उस समय राज्य के पास ले दे के बड़े मुश्किल से दो ही समय हुआ करते थे। एक युद्ध का समय होता था, दूसरा युद्ध के लिए तैयारियों का समय होता था। ऐसे में साहित्य हो सकता है उस समय गौण रहा हो, उसकी उपयोगिता उतनी ना रही। ये तो बात हुई काल विशेष की। लेकिन आज चाहे प्रशासन हो, चाहे जीवन का कोई भी आयाम हो, साहित्य के बगैर अधूरा ही है। इसलिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है। पंच परमेश्वर कहानी एक लाजवाब कहानी है, और प्रशासन को इससे हम कैसे जोड़ते हैं, मैं इस कहानी को उधर लेके जाऊं उससे पहले आप समझिए। अगर आपने फ्रेडरिक एंजल्स का नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता दूं। कार्ल मार्क्स के सहयोगी थे। कहा करते थे, जब तक कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है तुम अपने को उसके साथ मान सकते हो। तुम्हारे वर्ग का है इसलिए मान लो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ खड़ा है। लेकिन जिस दिन वो शासक बन जाएगा, प्रशासक बन जाएगा, शासन या प्रशासन का हिस्सा बन जाएगा, और तब भी तुम यही सोचो कि वो तुम्हारे ही वर्ग का है, तो ये झूठ है। क्योंकि अब वो शासक हो गया है या प्रशासक हो गया है तो उसके वर्ग यही तब शुरू हो गए। कार्ल मार्क्स भी यही कहा करते थे। कहते थे कि पूरा का पूरा मानव इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। होल ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री इज हिस्ट्री ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। यही बात है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग, या इस तरीके की शिकायतें अक्सर होती रहती हैं कि एक कोई अमुक व्यक्ति जब तक सरपंच नहीं था तब तक हमारे साथ था, उठ बैठ होती थी। जिस दिन से सरपंच बना तेवर ही बदल गए हैं, रंग ही बदल गया है। एक्चुअल में रंग नहीं बदला, वर्ग बदल गया। अब वो दूसरी क्लास का हो गया है, उसके हित दूसरे हो गए हैं। इसलिए अब वो तुम्हारे साथ ना ही तो खड़ा होगा, और अगर तुम मानते हो कि वो तुम्हारे साथ ही खड़ा है तो ये भी झूठ है। पंच परमेश्वर कहानी जो प्रेमचंद की है वो यही बताने की कोशिश करती है। एक रेलिवेंस जो है कहानी का, मोरल छोटी क्लासों में इस तरीके से दे दिया जाता है कि पंचों में परमेश्वर परमेश्वर जो है वो निवास करते हैं। लेकिन प्रशासनिक दृष्टि चीज़ों को कुछ अलग तरीके से देखती है। प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक भी हुए। एज इट इज़ मनोवैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन उनकी कहानियों के अंदर, उनकी स्टोरी के अंदर आपको मनोवैज्ञानिक पक्ष भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ के एक ही मोरल को सर्वविदित मान लेना ठीक बात नहीं है। आप अपने वर्स्टेन से, आप अपने इंटरप्रिटेशन से चीज़ों को अलग तरीके से भी निकाल के देख सकते हैं। पंच परमेश्वर कहानी में भी ऐसा ही है। दो दोस्त होते हैं, वैसे ही दोस्त होते हैं जैसे आज के समय में दोस्त होते हैं। हमें लगता है कि हमारा दोस्त है तो हमारे लिए कुछ कर ही देगा। इतने सारे काम हमने उसके लिए किए हैं तो एक आधा काम तो हमारा भी कर ही देगा। लेकिन एक समय आता है कि उसका दोस्त जो है वो पंच बन जाता है। जो दूसरा दोस्त होता है उसका एक कोई मुकदमा होता है ज़मीन जागीर को लेके। वो
फ्रेडरिक एंजिल्स जो कह के गए थे उसी तरह से वो ये सोच लेता है, अपने मन के अंदर इन भावों को बिठा लेता है कि चूंकि फैसला करने वाला पंच जो उसका दोस्ती है, तो उसे क्या डरने की ज़रूरत है, फैसला उसके हिस्से में ही आएगा। क्योंकि दोस्ती बड़ी पुरानी है, अब दोस्त फैसला उसके हिस्से में नहीं करेगा तो किसके हिस्से में करेगा। लेकिन वो ये भूल जाता है कि उसका दोस्त अब पंच हो गया है, उसकी क्लास जो है वो बदल गई है, अब उसके क्लास हित दूसरे हो गए। जब मुकदमा चलता है तो उसका दोस्त जो है वो केस की एक एक बारीकी को निकालने की कोशिश करता है और इस तरीके के सवाल उसके सामने रखता है तो जिनके जवाब देना उसके लिए सहज नहीं होता। और उसके दोस्त को लगता है कि अगर इस तरीके से ये सवाल पूछता रहा तो वो थोड़ी देर बाद में केस हार जाएगा इन सब लोगों के सामने। उसे बड़ा बुरा लगता है। उसे लगता है कि जो दोस्त अभी तक दोस्त था, ये ऐसी कैसी बातें करने लग गया है अचानक से, पंच हो गया, मतलब क्या हो गया इसको। एक्चुअल में होता भी यही है। थोड़ी देर बाद में उसका दोस्त जो है फैसला उसके विरुद्ध ही चुनाता है, क्योंकि अब वो दोस्ती भूल जाता है कि, और फैसला जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके जो है उसके विरुद्ध में आ जाता है, अपने ही दोस्त के विरुद्ध में। बस पंच परमेश्वर की कहानी इतनी ही है कि जैसे ही क्लास बदलेगी, उसी के साथ क्लास हित भी बदल जाएंगे।